Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in an MDCAT session. Dear students, today we will discuss lecture number 9 जिसमें न्यू सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स ऐड किए गए हैं. So for the contents of today's topic, let's move towards the board. Dear students, जो फर्स्ट टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है एंड वी नो दैट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. और जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के हैं. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स जो बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स हैं, देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशन. नेक्स्ट वन इज द फीडबैक मैकेनिज्म, इसकी डेफिनेशन और इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स. देन उसकी टाइप, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेक्स्ट वन इज जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, चैप्टर 18 से उसमें जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उनमें डिफरेंट नेम्स, कॉजेटिव एजेंट एंड सिम्टम्स. नेक्स्ट वन इज चैप्टर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए, उसमें न्यूक्लिक एसिड है. सो चैप्टर 20 में से ये है और जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, एक्सपेरिमेंट है वो हमने करने हैं. नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड देन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिकली थ्योरी है लमार्क की. नेक्स्ट वन इज न्यू डार्विनिज्म एंड देन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. एंड लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी, और इसको जेनेटिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. और इसमें जो टॉपिक ऐड हुआ है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर. केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. विद इन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो केमिकल है वो हार्मोन है, और हार्मोन बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिफरेंट ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं. अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है जो डिफरेंट केमिकल्स को सिक्रीट कर रहे हैं. बट रिमेंबर दैट तमाम ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उनको हम हार्मोन्स नहीं कहते. सो हार्मोन्स बेसिकली वो हैं जो ग्लैंड्स डायरेक्टली सिक्रीट करेंगे, रिलीज करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड. जो केमिकल सिक्रीशन ग्लैंड से रिलीज हो रही है या सिक्रीट हो रही है और वो ब्लड में ऐड नहीं हो रही एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, उसको हम हार्मोन नहीं कहेंगे. और जो हार्मोन है वो किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते. बेसिकली ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो पहले से ही हो रहे हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि जो हार्मोन्स है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, वाइल जो एंजाइम है वो बेसिकली कैटालिटिक प्रोटीन है. नेक्स्ट वन इज कि जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करते हैं सम लॉन्ग टर्म चेंजिंग्स को, और ये जो फैक्टर है ये इसका कंपैरिजन है विद द नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कंट्रोल करती है वो शॉर्ट टर्म चेंजिंग्स और शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है, वाइल जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये कंट्रोल कर रही है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चेंजिंग को. फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल मैच्योरिटी, इट इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट वन इज जो डिफरेंट केमिकल नेचर हार्मोन की वो कौन सी है. क्लास हमारे पास 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड स्टेरॉइड. और इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हो ऑप्शन में और क्वेश्चन में हो कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है, कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन सा हार्मोन पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है और कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है, दैट्स मीन कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है. एग्जांपल क्या हमारे पास, इंसुलिन एंड सेकंड इज द ग्लूकागोन, ये हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है. अमीनो एसिड डेरिवेटिव हमारी बॉडी में हार्मोन 3 ही है, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं. और ग्लैंड कौन सा है? ग्लैंड इज द एड्रिनल मेडुला, वाइल जो थायरोक्सिन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड. थर्ड वन इज द पॉलीपेप्टाइड. अब जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है आपकी बुक सिर्फ 2 हार्मोन को कह रही है, और वो वैसोप्रेसिन, दैट्स मीन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड सेकंड इज द ऑक्सीटोसिन, एंड थर्ड वन इज स्टेरॉइड, दैट्स मीन कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव. जितने भी हार्मोन बनेंगे फ्रॉम गोनेड्स, और वो कौन से हैं? एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है एंड प्रोजेस्टेरोन है, दैट्स मीन ओवरीज एंड टेस्टिस, ये गोनेड्स हैं. इनसे बनने वाले हार्मोन जो होते हैं वो क्या है? स्टेरॉइड इन नेचर है, दैट्स मीन कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है.
सेकंड इज जितने भी हार्मोन बनेंगे फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स वो सारे के सारे क्या होंगे, दे आर द स्टीरॉयड हार्मोन. सो ग्लैंड और सेकंड टाइप इज द हार्मोन. ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं. नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अभी हमने बात की थी कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं. और वो ग्लैंड्स जो केमिकल को ब्लड में ऐड करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो सिक्रीशन ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स टारगेट सेल और टारगेट सेल के ऊपर वो अपना एक्शन करेगी, उस केमिकल को हम हार्मोन कहेंगे. और उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. और इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है. वाइल जो अदर ग्लैंड हैं उनको हम डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें मेन पार्ट हाइपोथैलेमस है. एंड वी नो दैट, हमने ये बात पढ़ी है कि हाइपोथैलेमस इज अ मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन विद इन ब्रेन बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन नर्वस एंड एज वेल एज द केमिकल कोऑर्डिनेशन. और इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. एंड इटसेल्फ ये ग्लैंड भी है बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को बना रहा है. सो हाइपोथैलेमस जो है इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. और फोर ब्रेन जो है ये जो ब्रेन की डिवीजन है फोर, मिड और हाइंड, सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट आता है ब्रेन की डिवीजन में वो फोर ब्रेन है. सो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है. और यही वो पार्ट है जहां पर जो सेंसरी स्टिमुलाई है ऑफ नर्वस आर कन्वर्टेड इनटू हार्मोनल रिस्पॉन्स. यानी बॉडी से जो मैसेज आया वो सेंसरी स्टिमुलस का था, इसे कन्वर्ट किया गया हार्मोनल रिस्पॉन्स में. देन इसमें जो हार्मोन बनते हैं वो कौन से हैं, एडीएच है एंड प्लस ऑक्सीटोसिन है, प्रोड्यूस विद इन हाइपोथैलेमस. और इन टू हार्मोन के अलावा डिफरेंट अदर हार्मोन्स भी क्या होते हैं हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं. बिकॉज जितने भी रिलीजिंग फैक्टर हैं और इनहिबिटिंग फैक्टर हैं जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है वो बेसिकली हार्मोन्स ही हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस उन केमिकल्स को ब्लड में ऐड कर रहा है. सो अभी हमने ये पॉइंट कहा था कि जो ग्लैंड या जो सेल जो है वो सिक्रीशन को ब्लड में ऐड करें और टारगेट एरिया तक ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें, हम उसे ग्लैंड कहते हैं और वो एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो बेसिकली हाइपोथैलेमस क्या है, ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड है. फर्दर जो डिफरेंट सिक्रीशन है और जो हाइपोथैलेमस का रोल है उसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा कि जो हाइपोथैलेमस है इट्स अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. और यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है जिससे हमें ये बात अंडरस्टैंड होगी कि हाइपोथैलेमस किस तरह से कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो बेसिकली मास्टर ग्लैंड है. सो दिस वन इज द हाइपोथैलेमस और इसके डिफरेंट क्या है, यहाँ पे सेल इंडिकेट किए गए हैं और ये एज सच एग्जैक्ट डायग्राम आपकी बुक में गिवन है. सो दिस इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस. हम पहले बात करते हैं इस सेल की कि ये एक सेल है न्यूरोसेक्रेटरी सेल है हाइपोथैलेमस का, जो ब्लड सर्कुलेशन आएगी विद इन द हाइपोथैलेमस और जो ब्लड कंटेंट यहां से बाहर निकलेगा बिकॉज ये कैपिलरीज हैं और कैपिलरीज से डिफरेंट जो प्लाज्मा कंटेंट है वो बाहर आता है. अब हाइपोथैलेमस के पास डिफरेंट क्या है, कीमोरिसेप्टर है. वो कीमोरिसेप्टर जज करेंगे डिफरेंट केमिकल्स के लेवल को और जो केमिकल ब्लड में लो होगा, सपोज दैट हम कहते हैं कि थायरोक्सिन यहां पे लो था, हाइपोथैलेमस जज करेगा और इसके रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल्स बनाएगा. उन केमिकल्स को हम कहते हैं थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, दैट्स मीन TRF. ये यहां से स्क्रीट होंगे और कहां पर आएंगे, विद इन द ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड इन केमिकल्स को लेकर आएगा टुवर्ड्स द दिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और ये बेसिकली क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है. और फिर ये केमिकल यहां से बाहर निकलेंगे ब्लड से और स्टिमुलेट करेंगे सेल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी और फिर ये सेल यहां से केमिकल सिक्रीट करेंगे और ऐड करेंगे विद इन ब्लड और वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द थायराइड ग्लैंड विद हेल्प ऑफ ब्लड और स्टिमुलेट करेगा उसको ताकि थायरोक्सिन बने, सो दैट थायरोक्सिन का लेवल जो है रेगुलेट किया जा सके. बिकॉज यहां पे जज ये हुआ था कि थायरोक्सिन का लेवल क्या है, लो है. अब इससे डिफरेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. पहली बात कि हाइपोथैलेमस के पास कीमोरिसेप्टर हैं और वो डिफरेंट केमिकल्स को जज करेगा और फिर जो केमिकल रिलीज करेगा TRF यानी जितने भी रिलीजिंग फैक्टर हैं वो ब्लड में ऐड होंगे, दैट्स मीन वो क्या है, वो सारे के सारे हार्मोन है.
और अगर कोई बन रहा है यहां से इनहिबिटिंग फैक्टर, वो भी ब्लड में ऐड हो रहा है और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो बेसिकली वो भी क्या है, वो भी हार्मोन ही है। देन सेकंड पॉइंट ये कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, लेकिन यहां पे हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस किस तरह से कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इनहिबिटिंग फैक्टर। और ये फैक्टर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस टुवर्ड्स द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। अब जो सेकंड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। मीडियन लोब भी है, लेकिन यहां जो फोकस किया गया है वो दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सो दिस इज अनदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसके पास जो ब्लड सप्लाई आएगी और इसके सेल जो जज करेंगे ब्लड में डिफरेंट केमिकल्स को, और जो केमिकल्स यहां जज हो रहे हैं वो दो डिफरेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक वो है वाटर। अगर ब्लड में वाटर कंटेंट कम है तो हाइपोथैलेमस बनाएगा एडीएच हार्मोन, यानी ये सेल बनाएगा एडीएच हार्मोन, और ये हार्मोन विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन फाइबर ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसलिए हम कहते हैं कि एडीएच प्रोड्यूस कहां पे हुआ, विद इन हाइपोथैलेमस। स्टोर कहां पे हुआ, विद इन पिट्यूटरी ग्लैंड, और कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंड विद इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो कहां स्टोर हो रहा है, वो न्यूरॉन फाइबर की एंडिंग्स में हो रहा है, यानी ये यहां से बाहर निकल किसी सेल में नहीं जाएगा, उसी न्यूरॉन फाइबर की एंडिंग में स्टोर रहेगा। जब यहां पे वाटर लेवल जज होगा और वो लो जज होगा, तो फिर क्या होगा कि यहां से स्टिमुलस जाएगी, इंपल्स आएगी, और उस इंपल्स के रिस्पॉन्स में फिर क्या होगा, यहां से एडीएच ब्लड में ऐड हो जाएगा, और वो ब्लड जो है उसको लेके जाएगा टुवर्ड्स द किडनी, और एडीएच एक्ट करेगा ऑन द कलेक्टिंग डक्ट और वहां से वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को खुद बनाया और उसको ट्रांसपोर्ट किया टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन फाइबर, और उसको सक्रीट करवाया विद द हेल्प ऑफ नर्व इंपल्स। तो यहां पे नर्व इंपल्स नहीं है, बट यहां पे नर्व इंपल्स है। तो ये टू डिफरेंट पॉइंट्स इनको आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस किस तरह से कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और किस तरह से कंट्रोल कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। देन अब जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है। ओवॉइड इन स्ट्रक्चर है, और उसका वेट कितना है, 0.5 ग्राम, और ये कनेक्टेड है विद हाइपोथैलेमस विद हेल्प ऑफ अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड एज द इन्फंडिबुलम। नेक्स्ट इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है इसी को बेसिकली कहा जाता है कि ये क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है, बिकॉज ये प्रोड्यूस कर रही है प्राइमरी हार्मोन जिनका डायरेक्ट टारगेट एरिया है और वो रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, और ट्रॉपिक हार्मोन है जो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे दूसरे ग्लैंड के ऊपर और उस ग्लैंड की ग्रोथ और सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे होंगे। और डिफरेंट जो हार्मोन है वो कौन से हैं, एसटीएच सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंड GH दैट्स मीन गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। अब इन हार्मोन की डिटेल को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जो फर्स्ट हार्मोन है वो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं STH। इसका जो स्टिमुलेशन है, इसकी जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल होगी विद हेल्प ऑफ SRF दैट्स मीन सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये फैक्टर थ्रू आउट द लाइफ क्या होगा, सिक्रीट होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसकी सिक्रीशन ज्यादा होगी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम। देन एबनॉर्मल सिक्रीशन दैट्स मीन अगर ये हार्मोन CRF और फर्दर जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, अगर इसकी सिक्रीशन नॉर्मल ना रहे तो क्या होगा। अब नॉर्मल किस स्टेज में नहीं होगी, टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अर्ली इन लाइफ, यानी लाइफ के अर्ली टाइम में अगर इसकी प्रोडक्शन होती है एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल में फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस प्रोडक्शन, तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और उस पर्सन की हाइट क्या होगी, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इट्स अ जाइगेंटिज्म। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो लेटर इन लाइफ एक्सेस प्रोडक्शन होगी, तो फिर क्या होगा, उसकी हाइट तो इंक्रीज नहीं होगी बिकॉज लेटर इन लाइफ है,
हाइट पर्टिकुलर जो इंक्रीज होनी थी वो हो चुकी है, अब क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन है वो अपनी साइज वाइज इंक्रीज कर जाएंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इट्स अ एक्रोमेगाले और एक्रोमेगले। देन अंडर सिक्रीशन, दैट्स मीन अगर सिक्रीशन कम हो, बिकॉज पहले हम बात कर रहे थे कि सिक्रीशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है अर्ली इन लाइफ या फिर लेटर इन लाइफ, अब है कम प्रोडक्शन। सो अगर कम प्रोडक्शन होगी तो उससे क्या होगा, डवार्फिज्म। दैट्स मीन ग्रोथ कम होगी, और जब ग्रोथ कम होगी तो हाइट जो है स्मॉल रह जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इट्स अ डवार्फिज्म। और इसके साथ साथ इसके और सिम्टम्स क्या हैं कि अगर जो सोमैटोफिन हार्मोन है वो कम बनता है तो फिर थायराइड हार्मोन भी क्या होगा, वो कम बनेगा, और एड्रिनल हार्मोन भी क्या होंगे, वो कम बनेंगे। तो इसके सिम्टम्स में से है। नेक्स्ट वन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। कैसे रिलीज होगा, TRF। और अभी मैंने आपको बताया इसका फीडबैक मैकेनिज्म कैसे होगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कंट्रोल बाय ब्लड थायरोक्सिन लेवल। दैट्स मीन अभी हमने बात की कि जो ब्लड आएगा हाइपोथैलेमस के पास, यहां पे जज होगा कि ब्लड का थायरोक्सिन लेवल क्या है। अगर ब्लड का थायरोक्सिन लेवल कम होगा तो यहां से TRF बनेगा और वो रिलीज करवाएगा यहां से TSH को, और ये भी जाके एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, वहां से थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा। अगेन ब्लड आया और यहां पे ये जज हुआ कि थायरोक्सिन लेवल अब क्या है, नॉर्मल है, तो TRF प्रोड्यूस नहीं होगा, यहां से TSH प्रोड्यूस नहीं होगा, और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, और थायरोक्सिन भी नहीं बनेगा। दैट्स मीन अगर ब्लड ने, हमारी बॉडी ने कंट्रोल करना है थायरोक्सिन लेवल को, तो उसके लिए इनहिबिटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है। अगर जस्ट हाइपोथैलेमस TRF की प्रोडक्शन रोक दे तो थायरोक्सिन खुद ब खुद बनना स्टॉप हो जाएगा, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इनहिबिटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है। और यही मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। सो नेक्स्ट वन इज कि जो TSH है वो कहां एक्ट करता है, एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के सेल नंबर में इंक्रीज करवाता है और प्लस उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। और इसी से रिलेट करता है कि अगर किसी पर्सन को ग्वाइटर है, थायराइड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो गया है क्योंकि थायरोक्सिन लेवल लो है, लेकिन पॉइंट यह है कि इस पेशेंट का जिसको ग्वाइटर है और इसमें हाइपोथायराइडिज्म है, दैट्स मीन लो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन है, थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो उस पर्सन के, उस पेशेंट के ब्लड में जो TSH लेवल है और TRF लेवल है वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो पॉइंट इज दैट कि वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि इसने जज करना है थायरोक्सिन लेवल को। अगर थायरोक्सिन लेवल कम आ रहा है तो कंटिन्यूसली यहां से TRF बनेगा और आगे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए जो मैसेज कंटिन्यूसली यहां पर आ रहा है वो लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन है, तो ये कंटिन्यूसली TRF बनाता रहेगा और यहां से TSH बनता रहेगा। इसीलिए जब वो एक्ट करेगा ऑन थायराइड ग्लैंड, सेल नंबर इंक्रीज करेगा तो थायराइड ग्लैंड साइज में इंक्रीज कर जाएगा। सो इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म थायरोक्सिन लेवल लो है लेकिन जो TSH लेवल है वो क्या है, हाई है। नेक्स्ट वन इज द एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसे हम ACTH-B कहते हैं। इसको रिलीज करवाने का फैक्टर क्या है, CRF, दैट्स मीन कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। और ये फैक्टर कब प्रोड्यूस होगा, जब हाइपोथैलेमस जज करेगा स्टीरॉइड लेवल ऑफ द ब्लड, या फिर समटाइम क्या होता है डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलस से, और ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जो फाइट फ्लाइट और इमरजेंसी कंडीशन है उस केस में क्या होगा, डायरेक्ट जो नर्वस स्टिमुलस है वो CRF को प्रोड्यूस करवाएगी और फिर वो जाके एक्ट करेगा ऑन द एड्रिनल ग्लैंड और वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा। सो पॉइंट आपने याद रखना है। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी कैसे रेगुलेट हो रही है, थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। और इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी इनहिबिटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है। थायरोक्सिन लेवल लो है, CRF बनेगा, CRF आगे प्रोड्यूस करवाएगा ACTH को और वो जाके एक्शन करेगा ऑन द एड्रिनल ग्लैंड और वहां से स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर थायरोक्सिन लेवल यहां पे अगर हम देखें जो स्टीरॉइड लेवल है वो हाई हो तो फिर यहां से जो CRF है वो प्रोड्यूस नहीं होगा और फर्दर आगे सिक्रीशन भी नहीं होगी। सो पर्टिकुलरली ACTH को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है। और यहां भी यही रिलेशन है कि अगर एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे कि डिजीज में हमने पढ़ा हुआ है, 2 डिफरेंट इसकी डिजीज हैं। सो अगर स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ब्लड में लो लेवल ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन है, तो उस पेशेंट का जो ACTH लेवल है वो क्या होगा, हाई होगा।
So next one is the gonadotrophic hormone. 3 different types हैं, FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone and prolactin. अब ये जो डिफरेंट हार्मोन है इनके लिए अगर हम देखें रिलीजिंग फैक्टर, तो उनमें से FSH और LH, जिसको ICSH भी कहा जाता है, ये शेयर करते हैं कॉमन रिलीजिंग फैक्टर. दैट्स मीन इन दोनों के लिए एक ही क्या आएगा, रिलीजिंग फैक्टर आएगा. वाइल जो प्रोलैक्टिन है ये कंटिन्यूसली बन रहा है, इसके लिए कंटिन्यूसली फैक्टर आ रहा है जिसको हम कहते हैं PRF, जो कि आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट गिवन है. चूंकि ये कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है तो इसकी इनहिबिशन के लिए क्या आएगा, PIF. दैट्स मीन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर आएगा जो इसको इनहिबिट करवाएगा. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन? लैक्टेशन इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, कि ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे और फंक्शन भी हैं, बिकॉज जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी में लव बिहेवियर को भी इनिशिएट करवाता है. नेक्स्ट वन इज, अब इन डिफरेंट हार्मोन्स के जो फंक्शन है विद इन द मेल बॉडी एंड विद इन द फीमेल बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल FSH, जिसे हम कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है फीमेल बॉडी में क्या करवाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलेट फोलिकल डेवलपमेंट. ओवरी के इनसाइड जो फोलिकल सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट को स्टार्ट कौन करवाएगा, वो FSH करवाएगा, और इसी से स्टार्ट होगा क्या, प्रोसेस ऑफ oogenesis. सेकंड इज, यही हार्मोन करवाता है, स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को. और एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि यही हार्मोन बेसिकली oogenesis को स्टार्ट करवा रहा है, बिकॉज जब फोलिकल सेल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो oogenesis भी क्या हो जाएगी, वहां पे फर्दर जो स्टॉप हुई है वो स्टार्ट हो जाएगी. एंड FSH का फंक्शन अब मेल बॉडी में, सो विद इन द मेल बॉडी जो FSH है ये स्टिमुलेट करता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और वहां पे स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन को. दैट्स मीन जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है ये उसको कंट्रोल कर रहा है. सेकंड इज LH, जिसको मेल बॉडी में हम कहते हैं ICSH. LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH का फंक्शन क्या है कि ये स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को, बट ये जो प्रोडक्शन है इसमें LH वर्क विद FSH विद इन द फीमेल बॉडी. दैट्स मीन LH वर्क विद FSH and stimulate the production of estrogen. Then ये करवाता है ovulation, that's mean release of egg, और फिर after release of egg जो rupture follicle बनेंगे उन्हें convert करेगा corpus luteum में, इसीलिए इसको luteinizing hormone कहा जाता है. that's mean जो yellowish off करवाता है. Then within the male body इसे कहा जाता है ICSH, that's mean interstitial cell stimulating hormone, और ये stimulate करता है interstitial cells को जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं विद इन द टेस्टिस, और फिर वहां से प्रोड्यूस होगा हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन. एंड टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल बॉडी. सो ये डिफरेंट हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, इनके सिक्रीशन, इनका फंक्शन, इनका फीडबैक मैकेनिज्म, ये तमाम एस्पेक्ट्स आपने याद रखने हैं. किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन डेवलप हो सकता है. नाउ जो रिमेनिंग है वो मीडियन लोब एंड प्लस पोस्टीरियर लोब है, और उसके बाद बाकी ग्लैंड्स हैं. उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी लूप के हार्मोन्स के बाद नाउ नेक्स्ट इज द मीडियन लूप, और जो हार्मोन यहां से बन रहा है वो है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको MSH भी कहा जाता है. और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को, और मेलानोसाइट स्पेशल सेल हैं जो इसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट को दैट इज कॉल्ड एज मेलानिन, और ये पिगमेंट डार्कनेस ऑफ स्किन की रीजन बनता है. अब इसकी सिक्रीशन कैसे कंट्रोल की जा रही है, इनहिबिशन कैसे और प्रोडक्शन कैसे, उसे देखते हैं. सो इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन इज कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, और कौन सी कंडीशन में रिलीज होगा, एक्सटर्नल जो कंडीशन है वो है लाइट. दैट्स मीन अगर लाइट होगी तो इन रिस्पॉन्स टू द लाइट ये हार्मोन बनेगा और डार्कनिंग ऑफ स्किन करवाएगा. सो दैट्स मीन अगर बॉडी एक्सपोज हो टुवर्ड्स सनलाइट तो फिर ये हार्मोन ज्यादा बनता है. और सेकंड क्या है, मोर सिक्रीशन इन प्रेगनेंसी, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये इंटरनल होगी. और एक डिजीज है दैट इज कॉल्ड एज एडिसन डिजीज, उसमें भी क्या होगा, ये हार्मोन ज्यादा बनेगा. एंड व्हाट इज द एडिसन डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है अगर वो डैमेज हो जाए तो उससे क्या होता है, लो प्रोडक्शन होती है किसी इसकी स्टीरॉयड हार्मोन की. और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्टीरॉयड हार्मोन कम हो ब्लड में तो उससे क्या होता है, ACTH लेवल जो है इंक्रीज करता है, एंड हाई लेवल ऑफ ACTH विल कन्वर्ट इनटू MSH,
सो अगर एडिसन डिजीज होगी तो चूंकि पेशेंट बॉडी में, एडिसन डिजीज के पेशेंट बॉडी में एसिडेज लेवल हाई है, उससे क्या होगा, एमएसएच लेवल इंक्रीज करेगा और स्किन क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर लूप। अब जो पोस्टीरियर लूप है ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसके जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस विद इन हाइपोथैलेमस है और यहाँ पर नर्व एंडिंग में स्टोर हो रहे हैं और जब हाइपोथैलेमस से नर्व इंपल्स आएगी तब ये हार्मोन यहाँ से क्या होंगे, सिक्रीट होंगे विद इन द ब्लड। एंड द फर्स्ट हार्मोन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। कंडीशन फॉर सिक्रीशन, दैट्स मीन किस कंडीशन में ये सिक्रीट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा या ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये 3 ऐसी कंडीशन है इंटरनल जिससे क्या होगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करें एक्सटर्नल कंडीशन की तो डिफरेंट एक्सटर्नल जो सेंसरी स्टिमुलस है वो इन्फ्लुएंस करती हैं इस हार्मोन की प्रोडक्शन के ऊपर। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो डिफरेंट स्टिमुलस जो ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट हो सकती हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज प्रोडक्शन, दैट्स मीन अगर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सो वाटर रिटेंशन ज्यादा, दैट्स मीन इंक्रीज कर जाएगी वाटर रिटेंशन, बिकॉज एडीएच हार्मोन एक्ट करता है ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, फॉर एग्जांपल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड आल्सो ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाता है। सो अगर एडीएच ज्यादा बनेगा तो वाटर रीएब्सॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड इज द लैक ऑफ एडीएच, दैट्स मीन अगर एडीएच कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि वाटर रीएब्सॉर्ब कम होगा, जिससे क्या होगा, डायबिटीज इंस्पिडस। इसमें क्या होता है कि वाटर लॉस ज्यादा होगा, जब वाटर लॉस ज्यादा है तो उससे डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा और थर्स्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। सिम्टम्स क्या है, डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन एंड ग्रेट थर्स्ट। देन सेकेंड जो हार्मोन है वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर सिक्रीशन डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, यानी जो फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं नेक ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस है उसकी जो नेक है उसे सर्विक्स कहते हैं, तो सर्विक्स की जो डिस्टेंशन है तब क्या होगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड, देन नर्वस स्टिमुलस इस हार्मोन को प्रोड्यूस करवाएंगी। एंड एक्शन क्या है, प्राइमरी एक्शन है ऑन द स्मूथ मसल्स एंड ऑल्सो दिस कॉज द मिल्क इजेक्शन। और जो नर्वस स्टिमुलस है बेसिकली किस वक्त है, जब बर्थ फिनोमिना होगा या फिर जब बेबी सक करेगा मेमरी ग्लैंड को और मिल्क पीना चाहेगा, तो मिल्क इजेक्शन जो है इस हार्मोन का फंक्शन है। मिल्क प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड मिल्क प्रोडक्शन एक और हार्मोन से भी होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटल लैक्टोजिन, लेकिन जो मिल्क इजेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो नेक्स्ट ग्लैंड को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। आफ्टर द हार्मोन्स ऑफ द मास्टर ग्लैंड, जो कि बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब हम बॉडी के अदर ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहां लोकेट करता है, लोकेशन क्या है, सो बिलो लेरिंक्स है और इसकी 2 लोब्स होती हैं और डिफरेंट हार्मोन्स जो यहां से बनते हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थायरोक्सिन है एंड इट्स T4, T3 एंड देन कैल्सिटोनिन। अब T3 और T4 इनमें डिफरेंस क्या है, T4 को हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, वाइल जो T3 है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन है। और ये पॉइंट याद रखें, इनमें दोनों में से थायरोक्सिन कौन सा है, सो T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। और ये बात, ये क्वेश्चन पहले विद इन द एमडीकैट आ चुका है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एक थायरोक्सिन को बनाने के लिए कितने आयोडीन चाहिए। सो वी नो दैट कि थायरोक्सिन में टेट्रा, दैट्स मीन 4 आयोडीन है, सो दैट्स मीन आंसर क्या होगा, 4 होगा। सो फंक्शन क्या है थायरोक्सिन हार्मोन का, सो हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन जो है वो रैपिड ग्रोथ करवाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन में, और स्ट्रेस और कोल्ड और हंगर में क्या होता है, ये हाई लेवल में प्रोड्यूस होता है। अब जब हाई प्रोड्यूस होगा तो क्या एक्शन होगा, एक्ट ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट्स मीन ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, केमिकल रिएक्शन को एनहांस करता है। एक्ट इन कॉन्जुगेशन विद एसटीएच, दैट्स मीन ये काम करेगा विद द ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ करवाएगा। सो ये पॉइंट ये है कि एसटीएच ग्रोथ हार्मोन है और ग्रोथ के लिए केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है। सो दैट्स मीन अगर एसटीएच लेवल ज्यादा है तो उसमें थायरोक्सिन लेवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज
ग्रोथ के लिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन इज एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्रेन सेल्स और उनको डिफरेंशिएट करवाता है। और इन एम्फीबियंस ये जो हार्मोन है ये प्रोसेस करवाता है मेटामॉर्फोसिस। दैट्स मीन अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा या कम होगा विद इन द ह्यूमन बॉडी तो ब्रेन सेल प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा एम्फीबियंस में होगा तो फिर क्या होगा कि उनमें जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस का वो कंप्लीट नहीं होगा और जो लार्वा है वही साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट जो अबनॉर्मल सिक्रीशन है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट्स मीन हाई प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन। सो डिजीज क्या है? ग्रेव डिजीज, जिसमें क्या होता है एक्सेस प्रोडक्शन होती है थायरोक्सिन हार्मोन की। सो अगर थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा और उससे अफेक्ट क्या है? एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर है, इंक्रीज इन द बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। और जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इंक्रीज करेगी और जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट की वर्किंग इंक्रीज करेगी। और अगर ये कंडीशन लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करेगी तो दैट विल लीड टुवर्ड्स द कार्डियक फेलियर और डेथ कॉज हो सकती है। सो कॉज क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन बॉडी में बनती है, जो एबनॉर्मल प्रोटीन एक्ट करेगी एज अ सिग्नल और कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करवाएगी थायरोक्सिन हार्मोन को। सो दिस इज अ कंडीशन जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। नेक्स्ट वन इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन लो, दैट्स मीन लो थायरोक्सिन लेवल होगा, यानी थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन क्या होगी? डिक्रीज करेगी। डिजीज नेम क्या है? क्रेटिनिज्म। और ये कंजेनिटल डेफिशिएंसी, दैट्स मीन कि बाय बर्थ के टाइम के बाद क्या होगा? ये प्रॉब्लम अराइज होगी। सो एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स में हो जाएगी बिकॉज थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये मेटाबॉलिज्म करवाएगा और मेटाबॉलिज्म ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अब अगर किसी पर्सन में एसटीएच का लेवल डिक्रीज करता है तो उसमें ग्रोथ कम होगी लेकिन वो पर्सन नॉर्मल होगा। बट अगर एसटीएच लेवल ठीक है बट थायरोक्सिन लेवल डिक्रीज कर गया है तो उस कंडीशन में जो हाइट कम होगी, हाइट के साथ साथ जो पर्सन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करेगा, वो मेंटली क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। सो एबनॉर्मल डेवलपमेंट उसमें होती है। सिम्टम्स क्या है? स्मॉल स्कैंटी हेयर्स, थिक येलोइश स्केली स्किन होगी, मेंटली रिटार्ड होगा, फेल टू डेवलप सेक्सुअली। दैट्स मीन एज अ होल अगर हम बात करें तो इसमें डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पाएगी। देन सेकंड जो डिजीज है हाइपोथायरॉयडिज्म की, वो ग्वाइटर है, डेफिशिएंसी लेटर इन लाइफ। दैट्स मीन ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म में डिफरेंस क्या है कि क्रेटिनिज्म कंजेनिटल डिक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन है, जबकि जो ग्वाइटर है वो लेटर लाइफ में लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन है। सो लो आयोडीन से क्या होगा? जो थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करेगी। इसके सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग ऑफ नेक, डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट्स जिसे हम कहते हैं मिक्सोडीमा, इसमें पफिनेस ऑफ हैंड है एंड प्लस द स्किन। सो दिस इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ब्लड का थायरोक्सिन लेवल लो, लेकिन इसी पेशेंट में जो टीएसएच लेवल होगा वो क्या होगा? हाई होगा। सो फर्दर ग्लैंड के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सेकेंड जो हार्मोन बन रहा है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड वो है कैल्सिटोनिन। सो कंडीशन ऑफ सिक्रीशन, यानी किस कंडीशन में ये हार्मोन बनेगा? जब ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम आयन का लेवल है ब्लड में वो ज्यादा होगा। दैट्स मीन जो लो कैल्शियम आयन है वो सप्रेस करेगा इसकी प्रोडक्शन को। अब फंक्शन क्या होगा इसका? डिक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को। और कैल्शियम कहां जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर ये बोन्स हैं हमारी बॉडी की, सपोज दैट दिस वन इज द बोन, और ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है तो ये कैल्शियम आयंस को ब्लड से बोन में ऐड करेगा, जिससे क्या होगा? ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसके जो ऑपोजिट हार्मोन है वो पैराथॉर्मोन है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी लोकेशन क्या है? एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल लूप्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी ये थायराइड ग्लैंड के साथ ही एग्जिस्ट करता है। सिक्रीशन क्या है? पैराथॉर्मोन है जो बेसिकली एंटागोनिस्टिक है टुवर्ड्स द कैल्सिटोनिन, और जो कैल्सिटोनिन है वो एंटागोनिस्टिक है टुवर्ड्स द पैराथॉर्मोन। सो कंडीशन ऑफ सिक्रीशन, दैट्स मीन किस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होगा? सो लो कैल्शियम आयन इन द ब्लड।
सो अगर हाई लेवल हो कैल्शियम आयन इन द ब्लड तो वो इसकी सिक्रीशन को सप्रेस करेगा। इस रेफरेंस का फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इसका दिस विल इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। और कैसे इंक्रीज करेगा? जो हमारी बोन्स हैं, सपोज दैट दिस वन इज द बोन और ये ब्लड है। अब चूंकि ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल डिक्रीज कर चुका है तो ये बोन्स में से कैल्शियम को ब्लड में ऐड करेगा। दैट्स मीन ये बोन की डीमिनरलाइजेशन करवाएगा सो दैट ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन रह सके। अब इसकी डिफरेंट सिक्रीशन है। सपोज दैट अंडर सिक्रीशन, दैट्स मीन अगर ये कम बनता है तो क्या होगा? दिस विल डिक्रीज द कैल्शियम आयन लेवल। और अगर कैल्शियम आयन लेवल डिक्रीज करता है दैट विल लीड टुवर्ड्स अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज टेटनी, मसल टेटनी। सो आपने ये बात पढ़ी है कि जो मसल टेटनी उसमें क्या होता है? ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है, उससे क्या होता है? ओवर एक्साइटेशन हो जाती है। और अगर ये हार्मोन ओवर एक्टिविटी है दैट्स मीन ज्यादा बनता है तो इससे क्या होगा? डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। और प्लस साथ क्या है? किडनी स्टोन है, बिकॉज जब ये हार्मोन ज्यादा बनेगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा और कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट होंगे विद इन द किडनी और वो रिएक्शन करेंगे विद द फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन जो है किडनी में बन सकता है बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिविटी ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस, जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं। अब पेंक्रियास जो है उसकी सिक्रीशन कंट्रोल कैसे हो रही है? सो प्रोडक्टिविटी कंट्रोल होगी विद हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ट्रोफिक हार्मोन। कौन कौन से हैं? एसटीएच, एसीटीएच एंड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। दैट्स मीन जो पेंक्रियास है वो रिस्पॉन्ड करता है एसटीएच को भी, एसीटीएच को भी और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी। देन इसके सेल्स कौन से हैं? लार्ज नंबर में इसमें बीटा सेल एग्जिस्ट करते हैं और स्मॉल नंबर में इसमें क्या होते हैं? अल्फा सेल एग्जिस्ट करते हैं। एंड वी नो दैट जो पेंक्रियास है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस, ये ड्यूल ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। बट यहां जो हम इसका रोल पढ़ रहे हैं वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड है। सो फर्दर इनकी सिक्रीशन के लिए और इनको डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। पेंक्रियास से हार्मोन कौन से बनते हैं? तो हार्मोन्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है। अब ये फंक्शन इंसुलिन किस तरह परफॉर्म करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, दैट्स मीन जो इंसुलिन है वो स्टिमुलेट करेगी ग्लूकोज की कन्वर्जन को विद इन ग्लाइकोजन। सेकेंड एक्शन इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी आप कह सकते हैं कि इंसुलिन की वजह से क्या होगा? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगी। थर्ड वन इज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी। एंड फोर्थ वन इज ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी लिपिड एंड प्रोटीन में और इससे क्या होगा? ग्लूकोज लेवल ब्लड में डिक्रीज करेगा। एंड द फोर्थ वन इज इनहिबिट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, दैट्स मीन ग्लाइकोजन की जो हाइड्रोलिसिस है उसको इनहिबिट करेगी सो दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना बने। सो इन एक्शन से क्या होगा? एज अ होल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जो इंसुलिन है ये कौन से सेल बना रहे हैं? बिकॉज हमने दो सेल पढ़े हैं, अल्फा एंड बीटा, सो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल। सो दैट्स मीन अबंडेंट अमाउंट में सेल बीटा है और बीटा सेल प्रोड्यूस द इंसुलिन। सेकेंड पॉइंट, अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, फेलियर ऑफ इंसुलिन दैट विल लीड टुवर्ड्स अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट है उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों? बिकॉज इंसुलिन नहीं बन रही, क्योंकि इसका फंक्शन क्या था कि ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रही है। इससे क्या सिम्टम्स क्रिएट होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, शुगर इन द यूरिन, देन डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी ऑस्मोटिक बैलेंस, डीरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और एज अ होल अगर आप देखें तो ग्लूकोज हर सेल को रिक्वायर्ड है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, बट इस पेशेंट में ग्लूकोज ब्लड में रह रही है और सेल की तरफ नहीं जा रही। सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो उनका नॉर्मल एक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। जस्ट लाइक लिवर डिफरेंट केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है लेकिन विद हेल्प ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। अगर लिवर सेल को ग्लूकोज प्रॉपर नहीं मिलेगी तो डिफरेंट जो टॉक्सिक केमिकल है वो बॉडी में क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। किडनी प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर पाएगा। सो इस पर्सन में डिफरेंट जो एब्नॉर्मैलिटीज हैं वो क्या होंगी? जनरेट होंगी। सो नेक्स्ट वन इज द एक्सेस ऑफ इंसुलिन। पहले हम पढ़े थे फेलियर ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, अब है कि अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगी, अगर इंसुलिन ज्यादा बन रही है तो वो ब्लड ग्लूकोज को बहुत डिक्रीज कर देगी। सो इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज, उससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया,
पहले कंडीशन क्या थी? हाइपरग्लाइसीमिया, बिकॉज ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा था और अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ हाइपोग्लाइसीमिया. सेकंड जो हार्मोन है इसका जो ऑपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है, वो है ग्लूकागोन हार्मोन. सो इट इज एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स द इंसुलिन हार्मोन बिकॉज इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है और ये हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा. सो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे करेगा? प्रमोट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, दैट्स मीन ये स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को सो दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने और ब्लड में उसका लेवल क्या हो? इंक्रीज हो. इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स सो दैट क्या हो? फैट्स कन्वर्ट हो ग्लूकोज में और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करे. इन एंड इट आल्सो डिक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए? हाई हो जाए. अब जो एब्नॉर्मैलिटी है इसके रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन जो एब्नॉर्मैलिटी है वो बहुत रेयर ऑब्जर्व की गई है, इसलिए इसकी डिजीज यहां पे गिवन नहीं है. नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर एंड लोकेशन. पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एग्जिस्ट करते हैं और कहां एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, हर किडनी के टॉप के ऊपर क्या होता है? एक एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एग्जिस्ट करता है. इसके पार्ट्स कौन से हैं? 2 पार्ट्स हैं. जो आउटर पार्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट है वो क्या? एड्रिनल मेडुला है. और ये दोनों जो पार्ट हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. और हमने ये बात पहले पढ़ी है कि ये जो ग्लैंड है ये स्टिमुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. और ये हार्मोन कहां से आ रहा है? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. अब एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, इनके डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं, उनका जो फंक्शन है, उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन हैं. वन इज द एड्रिनालिन, सेकंड इज द नॉर एड्रिनालिन, और इनको एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है. इन हार्मोन की प्रोडक्शन की जो कंडीशन है वो क्या है? वो स्ट्रेस कंडीशन है. इसीलिए हम जो एड्रिनल मेडुला है उसको स्ट्रेस ग्लैंड भी कहते हैं. इनका फंक्शन क्या है कि दे विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड वी नो दैट कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है. सेकंड इज दिस विल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. और एक पॉइंट भी आपने याद रखना है कि जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ये इन दोनों का सिंक्रोनाइज इफेक्ट है. बट अगर सेपरेट फंक्शन देखें, जो एड्रिनालिन है वो डायलेट करवाता है ब्लड वेसल्स को, वाइल जो नॉर एड्रिनालिन है ये कंस्ट्रिक्ट करवाएगा ब्लड वेसल्स को, बट इन अ स्पेशल रीजन और पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पे रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट वन इज कोर्टिकल हार्मोन. कोर्टिकल हार्मोन में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन है. वन इज द कोर्टिसोल, सेकंड इज कोर्टिकोस्टेरोन, थर्ड वन इज एल्डोस्टेरोन एंड फोर्थ वन इज द एंड्रोजन. अब जो कोर्टिसोल है उसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी कहा जाता है बिकॉज जो कोर्टिसोल है दिस विल इंक्रीज ग्लूकोज लेवल. और अभी हमने पढ़ा जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ये भी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये कन्वर्ट करवाएंगे स्टोर ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज और उससे फिर क्या होगा? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा. बट जो कोर्टिसोल है ये इंक्रीज करेगा ग्लूकोज लेवल को विद अ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज. तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है. नेक्स्ट वन इज कोर्टिकोस्टेरोन. कोर्टिकोस्टेरोन जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड भी है और प्लस ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी है. दैट्स मीन ये मिनरल्स एंड ग्लूकोज दोनों के लेवल को रेगुलेट करेगा. थर्ड वन इज एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन इज अ प्रिंसिपल मिनरलोकोर्टिकॉइड और ये मिनरल्स के लेवल को रेगुलेट करेगा. और हमने ये बात पढ़ी भी है कि जो नेफ्रॉन है उसमें जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेल्ने है, लूप ऑफ हेल्ने है, उसके ऊपर एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है और वहां से सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करवाता है. सो दैट्स मीन अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि एल्डोस्टेरोन कहां पे अपना एक्शन परफॉर्म करेगा तो आप कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ने. देन एंड्रोजन. एंड्रोजन कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द मेल बॉडी. देन नेक्स्ट वन इज एब्नॉर्मल सेक्रेशन. 2 डिफरेंट कंडीशन है, एडिसन डिजीज एंड सेकंड इज द कुशिंग डिजीज. एंड विद इन एडिसन डिजीज हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स है जिससे कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे. और जब कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ग्लूकोज और प्लस जो मिनरल्स हैं उनके लेवल रेगुलेट नहीं हो पाएंगे और बॉडी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी. सेकेंड इज कुशिंग डिजीज. इसमें क्या होगा? टू मच कॉर्टिकल हार्मोन आर प्रोड्यूस. और जब कॉर्टिकल हार्मोन ज्यादा बनेंगे
तो भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो कोर्टिकल हार्मोन है ये प्रोटीन को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी इन हार्मोन की तो मसल्स और बॉडी वीक हो जाएगी, बिकॉज जो बॉडी प्रोटीन है वो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है। और एक और कंडीशन है कि वो रीजन और स्पेशली जो इनर रीजन है कॉर्टेक्स का जो प्रोड्यूस कर रहा है एंड्रोजन, अगर उस पार्ट में ट्यूमर हो जाए विद इन द फीमेल बॉडी तो क्या होगा, विद इन फीमेल बॉडी यहां पर एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी एंड्रोजन की। और अगर फीमेल बॉडी में एंड्रोजन लार्ज अमाउंट में बनना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, विद इन फीमेल बॉडी सेकेंडरी सेक्सुअल जो मेल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। और वो क्या है, बेयर डेवलपमेंट है और थिकनेस ऑफ वॉइस है। नेक्स्ट इज द गट, एंड गट इज द एलिमेंट्री कैनाल। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है। वन इज अ गैस्ट्रिन, एंड गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ पाइलोरिक रीजन। दैट्स मीन ये हार्मोन स्टमक से प्रोड्यूस हो रहा है। सो स्टमक की जो पाइलोरिक पार्ट है वहां से प्रोड्यूस होगा, और इसके लिए जो स्टिमुलेशन है वो नर्वस के रिगार्डिंग हम देखें तो प्रोटीन डाइट पे डिपेंड करती है। अगर हमारी बॉडी में जो हम डाइट इंटेक कर रहे हैं वो ज्यादा प्रोटीन पे कंसिस्ट करती है तो गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, सो दैट ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बने ताकि प्रोटीन डाइजेशन यहां पॉसिबल हो सके। सेकंड जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द डिडेनम, वहां से ये बन रहा है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये एक्ट करेगा ऑन द पेंक्रियाज एंड द लिवर, और लिवर से बाइल को सिक्रीट करवाएगा, एंड फ्रॉम द पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करवाएगा, एंड इट आल्सो इनहिबिट द गैस्ट्रिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज गोनेड्स। गोनेड्स में जो फर्स्ट गोनेड है वो ओवरी है जो एग्जिस्ट करती है विद इन फीमेल बॉडी, एंड विद इन द ओवरी जो सेल एग्जिस्ट करते हैं वो फॉलिकल सेल्स हैं। सो फॉलिकल सेल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये पॉइंट याद रखना है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रोड्यूस ओवरी में से हो रहा है, एंड विद इन ओवरी कहां से प्रोड्यूस होगा, राइपनिंग फॉलिकल से, एंड प्लस इंटरस्टिशियल सेल। अब ये याद रखना है कि जो प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन है अगर एज अ होल जनरल क्वेश्चन हो कि एनिमल्स में वो कहां से बनता है तो आप कहेंगे राइपनिंग फॉलिकल एंड इंटरस्टिशियल सेल। बट अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द ह्यूमन फीमेल, so within the human female it is only produced by the ripening follicle, and estrogen perform different function। क्या फंक्शन है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हीलिंग करवाता है यूट्रस की वॉल की आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल बॉडी में जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें डेवलप करवाता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है प्रोलिफरेटिव फेज में थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल करवाएगा। और एक और पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 16 में, जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसकी रीजन ये है कि बोन रिसॉर्प्शन रेट इंक्रीज करता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बोन रिसॉर्प्शन रेट को डिक्रीज करता है, इसलिए जब तक एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में बनता रहेगा तब तक फीमेल बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी। आफ्टर मेनोपॉज क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, बिकॉज एट दैट टाइम जो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन जब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हुआ तो उससे प्रोडक्शन हुई एलएच की। सो हम कह सकते हैं कि जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक करे किसके लिए, एलएच के लिए, और यही हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन नेगेटिव किसके लिए कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है एफएसएच, बिकॉज हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो इनहिबिट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच और स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एलएच, और ये एलएच करवाएगा ओव्यूलेशन। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन जो राइपनिंग फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे रप्चर फॉलिकल में। सो रप्चर फॉलिकल प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो हार्मोन है ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर थिकनिंग करवाएगा किस चीज की, यूट्रस की वॉल की। और इसके साथ साथ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एफएसएच लेवल को डिक्रीज करेगा, सो दैट फर्दर जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का ना हो। इसलिए मोस्ट ऑफ जो बर्थ कंट्रोल पिल है उनमें क्या होता है, ये हार्मोन एग्जिस्ट करता है। अब दोनों ये जो हार्मोन है ये फीमेल बॉडी में नॉर्मल उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत क्या जरूरी है। अगर इन हार्मोन के सेक्रेशन में किसी भी लेवल पर एब्नॉर्मैलिटी आती है तो डिफरेंट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा विद इन द फीमेल बॉडी। सो सेकंड जो गोनेड है वो टेस्टिस है, और उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। टेस्टिस गोनेड है विद इन द मेल बॉडी, और वो आउटसाइड द बॉडी एग्जिस्ट करते हैं विद इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, एंड ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
जिन्हें हम कहते हैं वो क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। और इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में सेल एग्जिस्ट करते हैं, हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। सो प्यूबर्टी पर जो FSH हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करेगा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को, एंड विद इन द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और मीनवाइल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक और हार्मोन बना रहा है, दैट्स कॉल्ड एज ICSH, दैट्स मीन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन आके स्टिमुलेट कर रहा है इंटरस्टिशियल सेल को, और ये सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है बिफोर बर्थ विद इन द मेल बॉडी, लेकिन एट दैट टाइम जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस नहीं करेगा। बिफोर बर्थ इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी आफ्टर बर्थ, और प्यूबर्टी पे जाके क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। सो पहले स्टार्ट हुई, फिर मैक्सिमम प्यूबर्टी पे, और उसके बाद कांस्टेंट। सो आफ्टर प्यूबर्टी इसका रोल ये होगा कि ये डेवलप करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उससे पहले जो प्रोड्यूस हो रहा है ये डेवलप करवाएगा कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो टेस्टोस्टेरोन का एक और केमिकल नेम भी मेंशन है, और वो 17 बीटा हाइड्रोक्सी क्या टेस्टोस्टेरोन है। और अगर मेल बॉडी में ये सेल डैमेज होते हैं और ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, दैट विल लीड टुवर्ड्स द एबनॉर्मल मेल, उसको हम कैस्टर मेल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो मेल गेमीट यानी स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज द फीडबैक मैकेनिज्म। कंप्लीट जो केमिकल कंट्रोल प्रोसेस है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी कुछ एग्जांपल हमने पहले पढ़ी, यहां पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि व्हाट डज मीन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। दैट्स मीन कि एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म था, वो कंट्रोल कर रहा है एक स्पेसिफिक केमिकल पाथवे को, और उस केमिकल पाथवे के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट ही उस केमिकल पाथवे या उस फिनोमेना या उस प्रोसेस को कंट्रोल करेगी। तो इस तरह के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे पास एग्जांपल है कि सपोज दैट दिस वन इज हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस के क्या है, न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स हैं। अब डिफरेंट कंडीशन, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस कंडीशन है या कोल्ड कंडीशन है, या फिर जो ब्लड आया टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस, उसमें ये जज हुआ कि ब्लड का थायरॉक्सिन लेवल कम है। सो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगा क्या, रिलीजिंग फैक्टर, और ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहां से बनेगा TSH, दैट्स मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये TSH मूव करेगा टुवर्ड्स थायराइड ग्लैंड, और वो आके इसको स्टिमुलेट करेगा, और यहां से क्या बनेगा, थायरोक्सिन बनेगा। अब थायरोक्सिन ब्लड में ऐड हुआ, अब ये थायरोक्सिन जा रहा है टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ब्लड थायरोक्सिन लेवल है ये फैक्टर, और दूसरा थायरोक्सिन की वजह से जो इंक्रीज कर रहा है मेटाबॉलिक रेट, और उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक्ट करेगी एज अ स्टिमुलस टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस। दो पॉइंट है, वन इज द लेवल ऑफ थायरोक्सिन, और सेकंड पॉइंट है हाई एनर्जी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो इस कंप्लीट प्रोसेस का रिजल्ट है, और ये दोनों ही इस कंप्लीट प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे इस तरह से कि थायरोक्सिन का लेवल जब नॉर्मल से इंक्रीज करेगा और हीट नॉर्मल से इंक्रीज करेगी, तो यहां से जो फैक्टर है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। जब ये फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो यहां से TSH भी रिलीज नहीं होगा, और जब यहां से TSH रिलीज नहीं होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर वो स्टिमुलेट नहीं करेगा थायराइड ग्लैंड को, और यहां से थायरोक्सिन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इस तरह के मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये चैप्टर 18 में से है, जो न्यू टॉपिक ऐड किया गया है। इनको STDs भी कहा जाता है। डिफरेंट एग्जांपल गिवन है। फर्स्ट वन इज गोनोरिया, इट इज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका नेम है नेसीरिया गोनोरिया, और ये नेसीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरोजेनिटल डक्ट को अफेक्ट करता है। जो न्यूबॉर्न बेबी जब इससे पास होगा तो एक्वायर करेगा सीरियस आई इंफेक्शन, ये फर्स्ट डिजीज है। सेकेंड इज द सिफिलिस, इट इज कॉज्ड बाय स्पाइरोकीट जिसका नाम है ट्रपिनोमा पैलिडम, और ये डैमेज करेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उसके साथ आइज को, बोन्स को, जॉइंट्स, CNS, हार्ट एंड स्किन। और ये जो बात की जा रही है डिफरेंट पार्ट की, बेसिकली इन्फेक्टेड पर्सन की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज द जेनिटल हर्पीस, इट इज कॉज्ड बाय वायरस दैट इज कॉल्ड एज herpes simplex type 2 वायरस। देन
इसमें क्या होता है, जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर। देन ये डैमेज करेगा आई एंड सीएनएस ऑफ द इन्फेंट्स। अब ये पॉइंट याद रखें, डिफरेंट जो पॉइंट यहां पे डिस्कस किए गए हैं यही क्वेश्चन में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पाइरोकीट, इनमें से किस डिजीज में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होंगे, किस डिजीज में सीएनएस एंड आईज ऑफ इन्फेंट या न्यू बोर्न अफेक्ट होंगी, किस डिजीज में सिर्फ आईज अफेक्ट होंगी, और इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट नहीं होता और वो बेसिकली एड्स है। जबकि इन थ्री में क्या हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली इन्फेक्ट हो रहे हैं, जबकि एड्स में क्या होता है, जो कॉसिव एजेंट है वो एचआईवी है और ये अफेक्ट करता है किसको, लिम्फोसाइट सेल्स को, दैट्स मीन इम्यून सिस्टम को। सो है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन ये डिजीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक की नहीं है। सो एसटीडीज में आपने डिफरेंट पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट जो एडिशनल टॉपिक है उसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो ऐड हुआ है वो चैप्टर नंबर 20 में से है, क्रोमोसोम एंड डीएनए, और टॉपिक है डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। और इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट किए थे वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किए थे। और ये साइंटिस्ट गिनी ग्रिफिथ बेसिकली वर्क कर रहा था ऑन द बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और इसकी टू फॉर्म्स उसने ऑब्जर्व की, वन इज कॉल्ड एज आर फॉर्म, सेकंड इज कॉल्ड एज एस फॉर्म। और ये किस बेस पर थी, ऑन द बेस ऑफ द कॉलोनीज। आर फॉर्म की जो कॉलोनीज हैं वो रफ आ रही थी, जबकि एस फॉर्म की कॉलोनीज जो है वो स्मूथ थी। एक डिफरेंस ये था। सेकंड डिफरेंस ये था कि आर फॉर्म के सराउंडिंग में पॉलीसेकेराइड कोट एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि एस फॉर्म की सराउंडिंग में यानी उसके अराउंड जो है वो पॉलीसेकेराइड कोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट, जब वो आर फॉर्म को माइस में इनोकुलेट करता था तो माइस को डिजीज होती थी और माइस की डेथ हो जाती थी, और जब उसने एस फॉर्म को माइस में इनोकुलेट किया तो माइस को डिजीज नहीं हुई और उसकी डेथ नहीं हुई, जिससे ये बात कंफर्म हुई कि जो आर फॉर्म है वो विरुलेंट है, वो डिजीज कॉजिंग है, जबकि एस जो है वो डिजीज कॉज नहीं करती। तो अपेरेंटली जो पॉलीसेकेराइड कोट है वो क्या है, विरुलेंट है, वो डिजीज कॉज कर रहा है। ग्रिफिथ ने ऐसा किया कि उसने आर फॉर्म को हीट कर माइस में इनोकुलेट किया, और ये बात ऑब्जर्व की कि अगर हीट कर दिया जाए तो फिर आर फॉर्म की जो एबिलिटी है डिजीज कॉज करने की वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो फिर उसने एक मिक्सर बनाया, उस मिक्सर में उसने आर डेड फॉर्म में लिए और प्लस जो एस थे वो लिविंग फॉर्म के थे, और इन्हें इनोकुलेट किया माइस में। अब अपेरेंटली ये पॉइंट था कि इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं था जो कि हार्मफुल था, बिकॉज जो विरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है, आर फॉर्म वो डेड फॉर्म में है, जबकि जो एस फॉर्म लिविंग फॉर्म में है, लाइव है, वो डिजीज कॉजिंग नहीं थे। लेकिन जब उसने माइस में इनोकुलेट किया, फर्दर माइस को ऑब्जर्व किया तो माइस को डिजीज हो गई और उसकी डेथ हो गई। अब वो डेड माइस जो थे उनके ब्लड को ऑब्जर्व किया गया तो उसने देखा कि डेड माइस के ब्लड में जो आर है वो लाइव आर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बात उसके लिए सरप्राइजिंग थी। उसने इस बात को यूं एक्सप्लेन किया कि जो डेड आर थे इनसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई लिविंग एस में, जिसने एस को आर में कन्वर्ट कर दिया और आर ने डिजीज कॉज कर दी, और उसने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का। बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है वो है क्या। उसने बस इतना कहा कि जो डेड आर फॉर्म थी उससे पॉलीसेकेराइड कोट की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई टुवर्ड्स द लाइव एस, और जिसने लाइव एस को आर में कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन और इसकी डिटेल क्या है वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सका। फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है और वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो उसका रिस्पॉन्सिबल है, और वही मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, जो डिफरेंट अदर साइंटिस्ट ने किया। उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट वन इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्लेट एवरे, कॉलिन मैकलॉड एंड मैकलिन मैकार्टे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को कंफर्म किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इस प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सेम वही मिक्सर बनाया जो मिक्सर यूज किया था ग्रिफिथ ने, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर किया कि इस मिक्सर में
जो प्रोटीन है वो ना एग्जिस्ट करें, और इस मिक्सचर को 99.9% प्रोटीन फ्री बनाया और इसको माइस में इनकुलेट किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विद द रिमूवल ऑफ द प्रोटीन जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं हुआ। इसका मतलब है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड दे अगेन परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट, और इस दफा एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने मिक्सर प्रोड्यूस किया उस मिक्सर को उन्होंने फ्री बनाया डीएनए, और फिर इस मिक्सर को इनोकुलेट किया माइस में। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस कंडीशन में जबकि डीएनए को रिमूव किया गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुई, आर से एस में और एस आर में कन्वर्ट नहीं हुआ, और माइस को डिजीज भी नहीं हुई और उसकी डेथ भी नहीं हुई। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हुई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है वो डीएनए है, प्रोटीन और अदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो इन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो डीएनए लेके जा रहा है। दैट्स मीन ये बात प्रूव हुई कि डीएनए ही बेसिकली क्या है, वो मॉलिक्यूल है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो जीन्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। और इस बात को फर्दर कंफर्म किया टू डिफरेंट साइंटिस्ट ने, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थे चेज, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बैक्टीरियोफेज वायरसेस में। इन वन टाइप ऑफ T2 फेज उन्होंने लेबल किया प्रोटीन कोड को विद S35, एंड इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट T2 फेज में डीएनए को लेबल किया P32, और इन दोनों फेज वायरसेस को अलाउ किया कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। और जब बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, इन दिस केस जो प्रोटीन कोड है वो आउटसाइड रहेगा और डीएनए एंटर होगा विद इन द बैक्टीरिया, और इसमें प्रोटीन कोड में S35 है। दैट्स मीन जो रेडियो एक्टिविटी है वो आउटसाइड से ही होगी, इनसाइड से नहीं है, बिकॉज प्रोटीन आउटसाइड रह रही है। एंड इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट जहां पे प्रोटीन को लेबल नहीं किया गया, डीएनए को लेबल किया गया, तो रेडियो एक्टिविटी कहां से ऑब्जर्व होगी, विद इन द बैक्टीरिया। जब इन फेज वायरसेस ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन जो एंटर हुआ न्यूक्लिक एसिड, तो इस टाइम के ऊपर ऑब्जर्व किया गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो कहां से ऑब्जर्व हो रही है। इन दिस केस जहां पे प्रोटीन को लेबल किया गया था वहां पे S35 रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द मीडियम, जिससे ये बात प्रूव हुई कि ये मॉलिक्यूल विद इन बैक्टीरिया एंटर नहीं हुआ, और अगर ये बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इससे नए वायरसेस जनरेट नहीं होंगे। तो फिर एंटर कौन हुआ है, तो वायरस में दो चीजें ही हैं, कोड प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है जो, और इनर कोर जो कि न्यूक्लिक एसिड का। दैट्स मीन न्यूक्लिक एसिड, और इसका न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है। सो दिस प्रूव दैट कि डीएनए बेसिकली क्या है, हेरिडिटी मॉलिक्यूल है। एंड इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट जहां पे डीएनए को लेबल किया गया विद P35, वहां पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व हुई विद इन बैक्टीरिया। दैट्स मीन कि डीएनए एंटर हुआ है और वही कैरी कर रहा है किसी चीज को, इंफॉर्मेशन को। सो इन एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हुई कि डीएनए बेसिकली क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। रिमेनिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन। सो व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस जो ये डिस्क्राइब करता है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जो बहुत पहले लाइफ जमीन में एग्जिस्ट करती थी या वो फर्स्ट टाइम बनी, तब से लेकर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ से लेकर जो प्रेजेंट डाइवर्स लाइफ है, ये किस तरह से बनी है। यानी एवोल्यूशन प्रोसेस ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट डाइवर्स फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट हुई है। और जो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है वर्सेस स्पेशल क्रिएशन, दैट्स मीन इस चेंज को टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट एक्सप्लेन कर रहे हैं। वन इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और उन पर्संस को, उन साइंटिस्ट को हम कहते हैं वो क्या है, बेसिकली दे आर क्रिएशनिस्ट, और कार्लस लिनियस उन साइंटिस्ट में से था। सो उन साइंटिस्ट में से था, और इनका ये बिलीव है कि आज जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, वो स्पेशली उसी फॉर्म में प्रोड्यूस किए गए हैं जिस तरह से आज हमें नजर आते हैं। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और इसके जो ऑपोजिट थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो ये डिस्क्राइब कर रही है कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या है, डिफरेंट स्पीशीज वजूद में आई हैं और उनमें
इन्वायरमेंट और अडेप्टेशन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसे हम कहते हैं डार्विन का कंसेप्ट है. सो नेक्स्ट वन इज द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया विद इन एवोल्यूशन एंड आल्सो विद इन द बायोलॉजिकल फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट साइंटिस्ट इज लिनियस और लाइनियस, जिसका टाइम पीरियड 707 से लेकर 778, और अचीवमेंट क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दैट्स मीन जो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट और एनिमल्स की जो बायोलॉजिकल नेम है, ये इसने डिस्क्राइब किए थे. देन लेमार्क है, लेमार्क ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो इसने डिस्क्राइब की वो बेसिकली क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. और लेमार्क वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कंप्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया कि चीज को, एवोल्यूशन को विद एग्जांपल. सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन को विद एग्जांपल, तो वो कौन सा साइंटिस्ट है, तो वो लेमार्क है. कंपैरिजन में जो डार्विन है वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने एवोल्यूशन को विद एविडेंस एक्सप्लेन किया. लेमार्क ने उसके एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए थे, एग्जांपल्स प्रोवाइड की थी. नेक्स्ट वन इज द माल्थस, और माल्थस प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन डिस्क्राइब किया. देन क्यूवर जिसने डिस्क्राइब किया पैलेंटोलॉजी, दैट्स मीन जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें कंट्रीब्यूट किया. एंड देन डिस्क्राइब किया थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म. इसका मतलब ये होता है कि इसके बिलीफ के मुताबिक अर्थ में एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के रिजल्ट में क्या वो डिफरेंट वैरायटीज जो है वो जनरेट हुई. नेक्स्ट वन इज द लायल प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, दैट्स मीन अर्थ के रिगार्डिंग जो है डिफरेंट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की. नेक्स्ट वन इज डार्विन. डार्विन ने ऐसे राइड ऑन किया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है कि इसने किस तरह से ये थ्योरी डिस्क्राइब की. नेक्स्ट वन इज द मेंडल, और मेंडल ने प्रोवाइड किए पब्लिश पेपर ऑन इनहेरिटेंस, जो लॉ ऑफ जेनेटिक्स है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नेक्स्ट वन इज वेलस, सेंट हिज थ्योरी टू द डार्विन. दैट्स मीन जो वेलस है उसने सेम वही वर्क किया था जो कि डार्विन ने किया था. सो नेक्स्ट वन इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. बेसिकली थ्योरी है किस चीज की, लेमार्क की. इसको लेमार्किज्म भी कहा जाता है. लेमार्क बेसिकली इंचार्ज ऑफ इनवर्टिब्रेट कलेक्शन था इन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस, और अपने इस वर्क के दौरान कलेक्शन जो ये कर रहा था इनवर्टिब्रेट्स की, उसमें डिफरेंट थिंग्स को उसने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी डिस्क्राइब की, इसको हम कहते हैं लेमार्किज्म, या फिर हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके दो पॉइंट है, फर्स्ट वन इज यूज एंड डिसयूज, और सेकंड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. लेमार्क के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स जिस बॉडी पार्ट को यूज करेंगे वो बॉडी पार्ट डेवलप कर जाएगा, और जिसको यूज नहीं करेंगे उसमें डेवलपमेंट डिक्रीज करेंगी, और अल्टीमेटली वो फर्दर क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा. और इसकी उसने डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की. फॉर एग्जांपल उसने कहा जो जिराफ है वो आज लॉन्ग नेक वाले क्यों हैं, बिकॉज पास्ट में प्रीवियस टाइम में ग्रास यानी घास खत्म हो गई, और जिराफ ने अप्रोच करना शुरू किया टुवर्ड्स ट्री, और अपनी नेक को यूज करना शुरू किया, और जब नेक को यूज किया तो उसकी नेक क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, इसलिए आज जिराफ लॉन्ग नेक वाले हैं. सेकंड उसने एग्जांपल कोट की ब्लैकस्मिथ. जो ब्लैकस्मिथ होता है वो अपने आर्म्स को और हैंड्स को यूज करता है, तो उसके क्या होते हैं, बाइसेप्स डेवलप कर जाते हैं. फिर उसने कहा जो स्नेक है उनमें बैली मसल्स डेवलप क्यों कर गए, लिम्स रिड्यूस क्यों हो गए. उसने कहा कि उन्होंने अपने बैली मसल्स को यूज किया और उससे मूवमेंट स्टार्ट की, इसलिए लिम्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए. सो यूज एंड डिसयूज. एंड सेकंड इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. लेमार्क ने यह बात कही कि ऑर्गेनिज्म जब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहेगा और वहां जो कैरेक्टर एक्वायर्ड करेगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट हासिल करेगा, वो उसकी इनहेरिटेंस में या जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा. अब लेमार्क की थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो करेक्ट था और आज भी है, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज जो कैरेक्टर एक्वायर्ड हो वो इनहेरिट नहीं होता. और इसी स्कूल ऑफ थॉट अगर हम देखें तो लेमार्क के मुताबिक जो सोमैटिक सेल का चेंज है वो इनहेरिट हो रहा है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता. वही चेंज इनहेरिट होगा जो जीन्स में आएगा, और जो जंप लाइन सेल में आएगा, सोमैटिक सेल में जो चेंज है वो इनहेरिट नहीं होगा. सो फर्दर डिफरेंट जो एवोल्यूशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, जो डार्विन ने प्रपोज की थी, लेकिन ये टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं. जो टॉपिक यहां पे अब ऐड हुआ है वो है न्यू डार्विनिज्म. सो बेसिकली व्हाट इज न्यू डार्विनिज्म? जब डिफरेंट
फील्ड ऑफ बायोलॉजी में काम हुआ, वर्क हुआ, और मेंडल के वर्क पर अगेन डिटेल वर्क किया गया, उसको रीडिस्कवर किया गया और स्टडी किया गया, तो एक कंप्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिस्क्राइब की गई जिसको मॉडर्न सेंसेस भी कहते हैं। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉडर्न सेंसेस? बिकॉज इस टाइम पर आकर बहुत चेंज आया स्कूल ऑफ थॉट और कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में, और उसमें चेंज की एक बहुत बड़ी वजह पॉपुलेशन जेनेटिक्स का वजूद में आना है। सो विद द अदर field of biology just like paleontology, taxonomy, biogeography और specially population genetics, तो जो theory of evolution comprehensively generate की गई, that is called as the new Darwinism और modern synthesis. Next one is evidence of evolution. ये पहले टॉपिक नहीं था, अब ये ऐड हुआ है। So biologists के बिलीव के मुताबिक जो evolution है वो लीव करती है ऑब्जर्वेबल साइन को, यानी जो भी चेंज आ रहा है, जो भी एवोल्यूशन हो रही है, उसमें कोई ना कोई साइन ऐसा होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बेसिस ऑफ डार्विन थ्योरी क्या है? टू बेसिक एविडेंसेस है जो डार्विन ने डिस्क्राइब किए। फर्स्ट वन इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज द फॉसिल। और सबसे पहला पॉइंट जिसने डार्विन के माइंड में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया वो बेसिकली ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोजियोग्राफी। सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ, दैट्स मीन अर्थ के पार्ट्स के लिहाज से, डिफरेंट एरियाज के लिहाज से जो लाइफ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह पर एक तरह की लाइफ नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी, दैट्स मीन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ। और ये फर्स्ट पॉइंट था जिसने जो है वो डार्विन के माइंड में एवोल्यूशन के क्वेश्चन को रेज किया। और मैनी ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एंडेमिक, दैट्स मीन किसी भी एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं उनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज और डिफरेंस होते हैं, और उन एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स की रिजेंबलेंस किसी और एरिया के प्लांट और एनिमल से भी हो रही होती है। और उसमें जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे गिवन है वो आर्मिडोल्स की है, जो आर्माडिलोज की एग्जांपल है, जो प्रेजेंट टाइम में स्पेसिफिक एरिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, और ये आम बेसिकली क्या है? एनिमल्स हैं। और इस तरह के प्रीवियस एनिमल इसी एरिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या था कि प्रीवियस जो एनिमल्स उनके फॉसिल से ये बात मालूम हुई कि इनमें जो है डिफरेंट जो आर्म्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सो ये एक एग्जांपल है किसकी? बायोजियोग्राफी की। और इसके अलावा जो और डार्विन ने ऑब्जर्व की थी वो फिंचेस की एग्जांपल थी, जो डिफरेंट एरियाज में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। नेक्स्ट वन फॉसिल रिकॉर्ड है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है फॉसिल रिकॉर्ड इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, और ये विजुअल रिकॉर्ड भी है, दैट्स मीन ये वो रिकॉर्ड है पास्ट की लाइफ का, अर्लीस्ट लाइफ का, जिसको हम देख सकते हैं। ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल जो बेसिकली किसके हैं? तो आप कहेंगे वो प्रोकैरियोट्स के। इन क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि तमाम ऑर्गेनिज्म में से जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है वो किसका है, तो आप कहेंगे वो प्रोकैरियोट का है। और फॉसिल होता क्या? हम कहते हैं जो रिमेन्स ऑफ लाइफ है बेसिकली वो क्या है? वो फॉसिल है। और सेकंड जो एविडेंस इसी पॉइंट से मिलता है वो हमें मिलता है क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द वर्टिब्रेट्स क्लासेस, दैट्स मीन डिफरेंट जो क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं उनका टाइम ड्यूरेशन के रेफरेंस से जो हम एवोल्यूशन लिंक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सबसे पहले वजूद में कौन आए? फिशेस, फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से बर्ड्स एंड मैमल। लेकिन टाइम के पॉइंट से अगर हम देखें तो पहले मैमल्स और फिर बर्ड्स, लेकिन मैमल्स और बर्ड्स का दोनों का इंसेस्टर किससे बिलोंग करता है? रेप्टाइल से ही बिलोंग करता है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से हम ये एक फ्लो चार्ट और फ्लो लिंक बनाते हैं वर्टिब्रेट क्लासेस की एवोल्यूशन का। और ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो एवोल्यूशन टाइम है, ये बात फॉसिल से प्रूव होती है। इस फ्लो के मुताबिक, इस लिंक के मुताबिक अगर हम ये क्वेश्चन करें कि ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स वर्टिब्रेट क्लास में किसका होगा, तो ऑब्वियसली वो फिशेस का होगा। और सबसे कम किसके फॉसिल की एज होगी, तो हम कहेंगे वो बर्ड्स की, बिकॉज बर्ड्स लास्ट इवॉल्व हुए हैं विद इन द वर्टिब्रेट। सो ये जो सीक्वेंस है ये हम डिफरेंट अदर बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी की बेस पे भी डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो भी इस जो है वो सीक्वेंस को प्रूव कर रहा है, साबित कर रहा है कि ये क्या है, ये करेक्ट है। सो जो अदर एविडेंस है वो कंपैरेटिव एनाटॉमी है। एंड व्हाट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी? कि हम डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन से हम सिमिलरिटी और डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और ये लिंक तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इनमें एवोल्यूशनरी लिंक क्या बनता है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन हमें मिलते हैं। एक को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, सेकंड हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। सो होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। और डार्विन के मुताबिक ये फंक्शन डिफरेंट क्यों है, बिकॉज इनके जो एंसेस्टर थे वो सेम एरिया में रह रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंज, जब वो एनिमल डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो हर प्लेस की इन्वायरमेंट डिफरेंट थी, तो उन एनिमल्स ने अपने उन बॉडी पार्ट्स को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली डेवलप करवा लिया। अब वो स्ट्रक्चर तो सिमिलर थे, लेकिन जब डिफरेंट शेप में इवॉल्व हो गए तो उनका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये वो ऑर्गन है जिनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। और इसमें एग्जांपल किस चीज की है, जो फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन, हॉर्सेस, इसके अलावा अदर एनिमल्स जस्ट लाइक जो हम कहते हैं वेल के जो फ्लिपर्स हैं, बैट के विंग्स हैं, इन तमाम में, और इवन एम्फीबियंस जो एग्जांपल आपने पढ़ी भी और उसका स्केलेटन भी आप लोगों ने किया, उनके पार्ट्स में आपने रेडियो अल्लाह कहा, दैट्स मीन रेडियस एंड अल्लाह, और ये पार्ट ह्यूमन में एग्जिस्ट करता है विद इन फोर लिम्ब। सो रेडियो अल्लाह का मतलब है कि वो फ्यूज हो गए हैं लेकिन दोनों बोन एग्जिस्ट कर रही हैं। सो इसका मतलब है कि जो बोन्स का पैटर्न है इन तमाम वर्टिब्रेट्स में वो सिमिलर है, लेकिन इनकी शेप और इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ होमोलोगस। अब जो डिफरेंट आर्म्स हैं, अभी मैंने आपको बताया, जो विंग्स हैं, फ्लिपर्स हैं और जो फोर लेग्स हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है, लिंक एग्जिस्ट करता है। और डिफरेंट जो लोअर पार्ट्स ऑफ द लोअर प्लांट्स हैं उनमें भी क्या होता है, होमोलोगस रिलेशन एग्जिस्ट करता है। और जो ओल्डेस्ट एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन की, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एंसेस्टर में फंक्शनल थे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको यूज नहीं किया गया, वो लेस डेवलप हो गए, रूडिमेंटरी हो गए, और अब जो एनिमल्स में वो रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। इनकी डिफरेंट एग्जांपल जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में है। नेक्स्ट वन इज द सेकंड एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन। एंड व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन, इसका मतलब है कि इनमें क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। फॉर एग्जांपल जो विंग्स हैं फ्लाई और बर्ड्स के, दोनों यूज हो रहे हैं किसके लिए, फॉर द फ्लाइंग पर्पस, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों की शेप ऑब्वियसली सिमिलर नहीं है। सो दैट्स मीन इनमें क्या है, फंक्शन सिमिलर लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज इट्स अ एनालोगस ऑर्गन। और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ से हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, बिकॉज स्ट्रक्चर एक तरह का था लेकिन फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एंड दिस वन इज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि स्ट्रक्चर डिफरेंट था और फंक्शन क्या हो गया, वो एक हो गया। सो इस तरह के डिफरेंट जो और कंपैरेटिव एनाटॉमी से हमें रिलेशन मालूम होते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या एवोल्यूशनरी लिंक है। सो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ से मजीद डिटेल में पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट एविडेंस इज द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, दैट्स मीन हमने कंपेयर करना है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। और ये पॉइंट हम पहले डिस्क्राइब कर आए हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेट कर रहा है, सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो सेम स्टेजेस से क्या होगा, पास होगा। और अभी हमने बात की रिगार्डिंग द वर्टिब्रेट्स। सो अगर हम कहते हैं कि तमाम वर्टिब्रेट्स वर्टिबल कॉलम की वजह से सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उसका मतलब है कि उनमें डिफरेंट जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उनमें सिमिलरिटी एग्जिस्ट करेगी। सो ऑल वर्टिब्रेट्स गो थ्रू द सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये बात हम डिफरेंट एविडेंस की बेस पर कह रहे हैं, और उनमें से कुछ हमने अभी पहले पढ़े ऑन द बेस ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड ऑन द बेस ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड। लेकिन यहां पे जो हम बात करेंगे वो ऑन द बेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। और एक स्ट्रक्चर यहां पे गिवन है, गिल पाउचेस। सो गिल पाउचेस डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में एग्जिस्ट कर रहा है, और इवन ह्यूमन के, और आप कह लें जो लैंड एनिमल्स, लैंड वर्टिब्रेट है, उनके एम्ब्रियो में भी है, जबकि ये फिशेस के जो एम्ब्रियो है वहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही एनिमल एम्ब्रियो से डेवलप करता है कंप्लीट अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, तो गिल पाउचेस हमें तमाम एनिमल्स, तमाम वर्टिब्रेट में नजर नहीं आ रहे। तो ये किस में डेवलप कर जाते हैं? सो फिशेस में गिल पाउचेस डेवलप इनटू द गिल्स, while within the land vertebrate or even within human being, this develop in a tube that is called as eustachian tube, जो ट्यूब कनेक्ट कर रही है मिडल एयर को विद द थ्रोट। अब अगर इन डेवलप स्ट्रक्चर दैट्स मीन गिल्स और यूस्टेशियन ट्यूब को कंपेयर करें तो टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन दोनों डेवलप किससे हुए हैं? सेम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से, और वो बेसिकली क्या है, वो गिल पाउचेस हैं। सो गिल पाउचेस का एग्जिस्ट करना तमाम वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में, साइंटिस्ट का ये बिलीव है, ये इस वजह से है कि बिकॉज ये सेम एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सो डिस्क्राइब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसमें वी नो दैट कि दो मॉलिक्यूल है डीएनए एंड प्रोटीन, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशन है उनके डीएनए और फिर डीएनए से बनने वाली प्रोटीन में क्या होगा, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी एग्जिस्ट करेगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल कॉमन जेनेटिक कोड है, यानी इस बात का एविडेंस जो हम ये बात कहते हैं कि तमाम की तमाम लाइफ एक सिंगल लाइफ से इवॉल्व हुई है, तो इसका एक एविडेंस ये है कि अगर हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो हमने ये बात पढ़ी है कि जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल, यानी एक कोड अगर स्पेसिफाई कर रहा है अमाइनो एसिड को पर्टिकुलरली विद इन ह्यूमन बीइंग, वही कोडॉन स्पेसिफाई कर रहा है उसी अमाइनो एसिड को विद इन बैक्टीरिया। सो ये बात इंडिकेट कर रही है कि ये क्यों है ऐसा, बिकॉज ये तमाम ऑर्गेनिजम्स एक एंसेस्टर से वजूद में आए हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एज अ बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी। वाल इससे पहले हमने पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो फॉसिल रिकॉर्ड भी है, लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड एज अ होल स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बट ये जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो यूनिटी और डाइवर्सिटी के रेफरेंस से है। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्या वो एविडेंस मिलता है जिसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी है। तो एक हमने बात की कि डीएनए और प्रोटीन सिमिलर होगी, फिर हमने कहा जेनेटिक कोड क्या है वो सिमिलर है। एक और एविडेंस हमें मिल रहा है, प्रूफ हमें मिल रहा है, और वो ये है कि बैक्टीरिया और ह्यूमन इनमें कुछ कॉमन प्रोटीन है, और वन ऑफ द कॉमन प्रोटीन इज साइटोक्रोम सी, एंड वी नो दैट चैप्टर नंबर 11 में हमने बात पढ़ी है कि साइटोक्रोम सी बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, और ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन बैक्टीरिया में भी एग्जिस्ट कर रही है और ये ह्यूमन में भी एग्जिस्ट कर रही है। सो ह्यूमन और बैक्टीरिया इनमें सेम रेस्पिरेटरी प्रोटीन का होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है साइंटिस्ट के मुताबिक कि ये कॉमन एंसेस्टर से वजूद में आए हैं। नेक्स्ट वन इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, यानी क्या कंट्रीब्यूट किया है बायोटेक्नोलॉजी में विद इन द ह्यूमन हेल्थ केयर। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेल्थ, यानी जब हमें ये डिस्क्राइब हुआ बायोलॉजी की हेल्प से कि डिफरेंट डिजीज की मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, तो उससे हमें हेल्प मिली ताकि हम डिफरेंट डिजीजेस को और डिफरेंट डिसऑर्डर्स को जो है वो ट्रीट कर सकें, और उसमें जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया वो बायोटेक्नोलॉजी ने किया। कैसे किया? डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इन बायोटेक्नोलॉजी। जब हमें मॉलिक्यूलर बेसिस क्लियर हुई तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन को तैयार किया। फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट वे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ प्योर एंटीजन, यानी हमने प्योर एंटीजन को सेपरेट किया यूजिंग अ स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, विद द हेल्प ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो कि एंटीबॉडीज हैं सिमिलर टाइप की। बी पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ एन एंटीजन विद द हेल्प ऑफ द क्लोन जीन, यानी हमने एंटीजन सिंथेसाइज कर ली, बना ली विद द हेल्प ऑफ द क्लोन जीन। एंड थर्ड इज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड टू बी यूज्ड एज वैक्सीन, यानी हमने पेप्टाइड बनाया जिसको हम एज अ वैक्सीन यूज कर सकते हैं। अब इन डिफरेंट फील्ड्स को, इन डिफरेंट जो प्रोसेस को अचीव कैसे किया, ये हम पढ़ने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। उसमें जो डिफरेंट वे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंड सेकंड इज द डीएनए एंड प्लस आरएनए प्रोब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये वो जो वर्ड है ये बेसिकली क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्लोनल का मतलब क्लोन से है, दैट्स मीन एक सिंगल सेल से हम प्रोड्यूस करवाएंगे एंटीबॉडीज। एंड वी नो दैट कि एंटीबॉडीज क्या है, बेसिकली जो रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का टुवर्ड्स एंटीजन। एंड वी नो दैट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट हैं दे विल प्रोड्यूस अ केमिकल दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन, और ये प्रोडक्शन नेचुरली होती है सो दैट एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर सके एंटीजन को। और बॉडी में जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी है डिफरेंट इम्यून सेल्स कर रहे हैं, और उन एंटीबॉडीज की नेचर क्या होती है? डिफरेंट होती है। उन्हें हम पॉलीक्लोनल कह सकते हैं, दैट्स मीन एंटीबॉडी विद मेनी स्ट्रक्चर। बट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बनाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और उन एंटीबॉडीज को यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस जस्ट लाइक कैंसर एंड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो MAB और समटाइम्स को MA और कैपिटल B से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर्मेशन यानी इसे हम कैसे बनाते हैं,
यहां जो पॉइंट मेंशन है वो 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स मेंशन है, फ्यूजन ऑफ द माइलोमा सेल्स एंड प्लस स्प्लीन सेल। लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है कि सबसे पहले हम जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट, सपोज दैट हमारे पास ये एंटीजन है और इस एंटीजन के अगेंस्ट हम बनाना चाहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो इस एंटीजन को पहले हम ऐड करेंगे विद इन द माउस। ऐड करने के बाद इस माउस की स्प्लीन से, एंड वी नो दैट कि जो स्प्लीन है ये बेसिकली लिम्फोइड मैस है, इसमें डिफरेंट लिम्फोसाइट्स या इम्यून सेल्स होते हैं, उन सेल्स को आइसोलेट करते हैं और ये डिफरेंट सेल्स हैं। अब इन डिफरेंट सेल्स को फ्यूज किया जाता है विद द माइलोमा सेल्स, और फ्यूजन से जो डिफरेंट सेल्स बनेंगे वो फर्दर आगे प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज को, और हर एक जो सेल होगा वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो हम उन्हें कहते हैं वो क्या है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। अब हर सेल से बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, वो किस नेचर की है और किस में कंट्रीब्यूट करेगी, ये फर्दर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए। तो नेक्स्ट जो डिस्कस है वो डीएनए एंड आरएनए एज अ प्रोब है। सो प्रोब होता क्या है, प्रोब इज अ फ्लोरेसेंट और रेडियो एक्टिव लेबल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए या फिर आरएनए, और वेरिएबल इन लेंथ होता है 100 से लेकर 1000 न्यूक्लियोटाइड तक। अब जो प्रोब है या तो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए है या फिर वो क्या है, वो आरएनए है। सो वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज की डायग्नोस्टिक के लिए हम यूज करते हैं किसको, डीएनए एंड आरएनए प्रोब को। अब ये 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड डीएनए आरएनए प्रोब, दोनों को हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, लेकिन इन दोनों में से जो ज्यादा बेटर वे है वो बेसिकली डीएनए आरएनए प्रोब है, जो ज्यादा रैपिडली हमें जो है वो डिफरेंट डिजीज की डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करेगा। सो आफ्टर द डीएनए एंड आरएनए प्रोब, नेक्स्ट वन इज द जीन थेरेपी। सो व्हाट इज जीन थेरेपी, इसकी डेफिनेशन क्या हम कहते हैं, इंसर्शन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी ह्यूमन बीइंग में हमने जीन को इंसर्ट किया और ऐड किया है, लेकिन उसका जो बेसिक पर्पस है वो ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर है। मेथड, 2 डिफरेंट मेथड हैं जिसे हम कहते हैं एक्स वीवो एंड इन वीवो। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर बॉडी सेल एक्सपोज हो टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और लेबोरेटरी में हम जीन इंसर्ट करने के बाद सेल को दोबारा बॉडी में प्लेस करें, उसे हम कहते हैं वो एक्स वीवो जीन थेरेपी है। और अगर हम वेक्टर को बॉडी में ऐड करें और वो वेक्टर ट्रांसफर करे जीन को टुवर्ड्स द टारगेट एरिया, हम कहते हैं वो इन वीवो जीन थेरेपी है। अब आपकी बुक में इसके डिफरेंट एग्जांपल्स मेंशन है, डिजीज के सिम्टम्स, कॉजेज और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो फर्स्ट डिजीज है SCID, जिसे हम स्किड भी कहते हैं। इसे डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो SCID, स्किड, इसे कहते हैं स्फीयर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, और वी नो दैट कि इम्यून सिस्टम 2 सेल पे कंसिस्ट करता है, B एंड प्लस T लिम्फोसाइट, और इन दोनों सेल्स की मैच्योरेशन के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं ADA एंजाइम, दैट्स मीन एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम। अब स्किड के पेशेंट में क्या होता है कि जो ADA एंजाइम की जीन है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, और उस चेंज की वजह से ADA एंजाइम नहीं बनेगा, और जब ADA एंजाइम नहीं बनेगा तो B एंड T लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे। जब ये मैच्योर नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं करेगा। सो इसकी ट्रीटमेंट विद हेल्प ऑफ जीन थेरेपी क्या है कि हम पेशेंट की बॉडी से जिसमें जो बोन मैरो है उनमें से स्टेम सेल्स को रिमूव करते हैं। सो रिमूव स्टेम सेल। अब इस स्टेम सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मौजूद है क्या, डिफेक्टिव जीन। अब हमने करना यह है कि यहां पे नॉर्मल जीन को ऐड करना है। दूसरी तरफ दूसरे एंड पर हम रेट्रोवायरस लेते हैं और उस रेट्रोवायरस में नॉर्मल जीन को ऐड करते हैं। सो यूज रेट्रोवायरस टू इन्फेक्ट स्टेम सेल, यानी पहले जीन रेट्रोवायरस में ऐड की, फिर इन रेट्रोवायरस को हम अलाउ करते हैं कि वो इन स्टेम सेल को इन्फेक्ट करे, और जब इन्फेक्शन होगा तो जो आरएनए है वो कन्वर्ट होगा डीएनए में थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर जो डीएनए है ये इंसर्ट होगा विद इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में उस नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देगा। फिर हम इन स्टेम सेल को दोबारा वापस प्लेस कर देंगे विद इन बोन मैरो। जब ये बोन मैरो में प्लेस किए जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सेल जाके वहां पे डिवाइड करेंगे और अदर मजीद नए सेल बनाएंगे जिनमें नॉर्मल ADA एंजाइम की जीन एग्जिस्ट करनी है। अब जो नॉर्मल जीन है वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी और B एंड T लिम्फोसाइट मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, और उस पेशेंट में रिकवरी ऑब्जर्व की गई बिकॉज इसमें जीन टारगेट एरिया तक पहुंच गई। सो इट्स अ एक्स वीवो जीन थेरेपी। आफ्टर स्किड, नेक्स्ट वन इज फैमिलियर हाइपरक्लिस्टोलेमिया। इसमें क्या होता है, एंड वी नो दैट कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है
उसके लिए डील करता है लिवर। लिवर जो सेल होते हैं, सपोज दैट दिस इज द लिवर सेल, इन सेल्स के पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होंगे, जिन रिसेप्टर की मदद से जो लिवर सेल हैं वो कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करते हैं फ्रॉम द ब्लड। और इन रिसेप्टर के लिए जो जीन है वो कहां पर है? इन सेल्स के न्यूक्लियस में है। अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो फिर ये प्रॉपर रिसेप्टर नहीं बन पाएंगे। जब लिवर सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर नहीं होंगे या वो रिसेप्टर प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन विद इन जीन, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल को अपटेक नहीं कर सकेंगे। जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड से अपटेक नहीं होगा तो ब्लड में उसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हम सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं लिवर के पार्ट को और उन लिवर सेल्स में विद हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस नॉर्मल जीन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर ऐड करते हैं और ऐड किए भी गए, और फिर इन सेल्स को जब दोबारा प्लेस किया गया तो वहां पर ये डिवाइड हुए और कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलेट होना उस पेशेंट में शुरू हो गया। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है डिजीज की वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है। एंड व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस? इसमें क्या होता है? ये पेशेंट लैक करता है जीन को, कौन सी? ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन। स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारे ट्रेकी और बाकी जो ट्यूब है रेस्पिरेशन की, उनमें जो लाइनिंग है वहां पे म्यूकस की थिकनेस बढ़ जाती है और वहां पे वेरियस क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं बिकॉज क्लोराइड आयन चैनल नहीं है, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और जब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो म्यूकस बहुत थिक हो जाएगा और वहां बैक्टीरिया ग्रो करेगा, इन्फेक्शन होंगे और उससे डेथ हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हमने लिपोसोम वेसिकल्स जनरेट की और उन वेसिकल्स के साथ हमने उन वेसिकल्स को हमने लेबल किया विद द डिजायर्ड जीन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन, और फिर इस सॉल्यूशन को स्प्रे किया विद इन द नॉस्ट्रिल ऑफ द पेशेंट, ये ख्याल करते हुए कि जब एयर उसकी बॉडी में मूव करेगी तो जो वाटर ड्रॉपलेट हैं उनमें लिपोसोम वेसिकल्स हैं। ये लिपोसोम वेसिकल्स इस पाथवे में, इस ट्रैक में जाके जीन को इंसर्ट करेंगी और वहां पे ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर बनेगा और क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट जब बनेंगे उससे क्या होगा? म्यूकस नॉर्मली उसकी थिकनेस मेंटेन होना शुरू हो जाएगी और वो पर्सन रिकवर करेगा। लेकिन क्योंकि इसमें टारगेट एरिया तक जीन का पहुंचना इंश्योर नहीं था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में रिकवरी ऑब्जर्व नहीं की गई। और कौन सी डिजीजेस हैं जिन्हें जीन थेरेपी से कंट्रोल किया गया, उसकी ट्रीटमेंट की गई, उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट वन इज द कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। जो नॉर्मल इसकी ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम कैथेटर बैलून ऐड करते हैं विद इन द आर्टरी सो दैट जो बैलून है वो आर्टरी को डायलेट कर सके और जो ब्लड पाथवे है वो ओपन हो सके। बट विद इन जीन थेरेपी हम कैथेटर बैलून को लेबल करते हैं विद द जीन ऑफ एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और जब इस बैलून को यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे तो जो प्लाज्मेट है जिसमें जीन मौजूद है ये इस लाइनिंग के साथ अटैच कर जाएगा और फिर वो जीन इंसर्ट करेगा, और वो जीन जब एक्टिव होगी तो वो इस आर्टरी को रिपेयर करेगी ताकि इसका पाथवे दोबारा से क्या हो सके? ओपन हो सके, और उससे पेशेंट को हेल्प मिलेगी और उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। और इसी में अगर हम देखें कैंसर को भी इस मेथड से ट्रीट करने की कोशिश की गई कि इस बात को इंश्योर करना कि जो नॉर्मल सेल हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएं टुवर्ड्स द कीमोथेरेपी और जो कैंसरियस सेल है वो ज्यादा टारगेट बन जाए कीमोथेरेपी का और वो केमिकल उन कैंसरियस सेल को डिस्ट्रॉय कर सकें। लास्ट में अदर डिजीजेस हैं, डिफरेंट अदर डिजीज जस्ट लाइक हीमोफीलिया, डायबिटीज, एड्स और पार्किंसन डिजीज को विद हेल्प ऑफ जीन थेरेपी ट्रीट करने की कोशिश की गई। एंड इन हीमोफीलिया ये इंश्योर किया जाता है डिफरेंट कंडीशन में कि पेशेंट को रेगुलर हम सेल प्रोवाइड करें जो सेल्स उसकी बॉडी में डिफरेंट जो है क्लॉटिंग फैक्टर को जनरेट करें, और जिसमें एडवांसमेंट है वो ऑर्गेनॉइड की है कि हम पेशेंट बॉडी में एक आर्टिफिशियल ऑर्गन प्लेस कर देते हैं जो ऑर्गन उसकी बॉडी में कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा है किसी चीज को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को, ताकि अगर उसमें कहीं कट लगता है तो वो उसकी बॉडी में जो फैक्टर है जनरेट हो और उसका ब्लड क्लोट हो जाए ताकि उसको हार्मफुल इफेक्ट ना हो सके। सो विद दिस टॉपिक, विद दिस पॉइंट, हमारे जो एडिशनल टॉपिक थे वो यहाँ पे एंड होते हैं। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने इनको बेटर वे से रिपीट करना है, याद करना है ताकि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।